हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बच्चों, आज हम प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे पार्ट 2 का। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी IOQC का जो 2020-21 वाला पेपर था, उसका जो सब्जेक्टिव पेपर था पार्ट 2। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव तो बहुत पहले ही डल चुका है, आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं पार्ट 2 के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम प्रॉब्लम वाइज जो है वो वीडियोस डाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम 1, 2, 3 की वीडियो डाल चुकी हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे और ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखना आना चाहिए इसमें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम 4 की, तो वो क्लोरहेक्सिडीन के बारे में है। बेसिकली ये ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस यूज़ होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बताया हुआ है जिसे क्लोरहेक्सिडीन बोला गया है, और ये डिसइंफेक्टेंट है फॉर स्किन। स्किन के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है ये, इतना बड़ा सा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो हमें क्या बोला है? क्लोरहेक्सिडीन जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है पानी में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। बट इसकी जो मार्केटेड फॉर्म होती है वो होती है या तो क्लोराइड की फॉर्म में, या एसीटेट की फॉर्म में, या ग्लूकोनेट की फॉर्म में, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो है इसके बनते हैं, मिलते हैं, जो कि डाइकेटाइनिक फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अगर हम मार्केट इसका देखें कि मार्केट में कैसे में मिलता है, तो कमर्शियली ये 3 सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलता है, डाइएसीटेट, ग्लूकोनेट और डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे अपने। तो सबसे पहला क्या पूछा है? सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल डाइकेटाइनिक फॉर्म ऑफ क्लोरहेक्सिडीन। सबसे मोस्ट स्टेबल डाइकेटाइनिक फॉर्म कौन सी होगी? जैसा कि आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि ये बेसिक है इन नेचर बेसिक है। अगर आप देखो तो ये एक टाइप का ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर तो है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक है इन नेचर। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल डाइकेटाइनिक फॉर्म का मतलब है कि आपको वो नाइट्रोजन ढूंढने हैं जो मोर बेसिक यहाँ पर होंगे, ठीक है। आपको इन इतने सारे नाइट्रोजन, 10 नाइट्रोजन है, और अगर देखो तो इधर की तरफ और इधर की तरफ सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, तो वो नाइट्रोजन आपको ढूंढना है जो ज़्यादा अच्छा बेस है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देगा। तो अगर मैं बात करूं ग्वानिडीन की, आपने ग्वानिडीन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्वानिडीन का, NH2C डबल बॉन्ड NH NH2, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट हो जाते हैं। ये ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू इन नाइट्रोजन्स के। ऐसा क्यों होता है मैम कि ये वाला नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा बेसिक है इन दोनों के कंपैरेटिवली? क्यों है ऐसा? क्योंकि इन दोनों का प्लसम इफेक्ट लगकर इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है नाइट्रोजन पे, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है। और अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ हो रही है। अगर हम देखें तो ये भी तो एक ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये वाला नाइट्रोजन मोर बेसिक होगा इन तीनों में से, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इस वाले स्ट्रक्चर की, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट बेसिक होगा। क्लियर ये चीज़? तो कौन कौन से नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक आ गए? एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। इनमें से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पड़ोस में NH ग्रुप लगा है उनमें से प्लसम किस पे ज़्यादा है। तो देखो, अब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर भी उसमें है, रेजोनेंस में, और यहाँ भी रेजोनेंस में है। सेम डिट्टो इधर भी रेजोनेंस में है, ये इधर भी रेजोनेंस में है। मतलब जो प्लसम इफेक्ट लगा रहे हैं 2 NH2 ग्रुप, उनका प्लसम जो है वो कम है NH पे, क्योंकि वो दोनों ही दूसरी जगह दूसरे पड़ोसियों को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे अगर मैं बात करूं इस वाले NH की, तो इस केस में क्या हो रहा है? ये वाला नाइट्रोजन इधर बिजी है, नो डाउट,
ये वाला नाइट्रोजन जो है वो इधर बिजी है, इसको भी डोनेट कर रहा है और इसको भी डोनेट कर रहा है, बट ये वाला नाइट्रोजन तो कहीं बिजी नहीं है ना, ये वाला नाइट्रोजन तो पूरा फोकस्ड है कि मुझे इस C डबल बॉन्ड NH को ही इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। क्लियर, समझ में आया कि ये वाला जो नाइट्रोजन NH वाला जो लोन पेयर है वो सिर्फ C डबल बॉन्ड NH को देने में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बिजी है, उसका प्लस एम इफेक्ट पूरा कंप्लीट इधर की तरफ ही लग रहा है। तो इन दोनों NH में से देखें तो ये वाला मोस्ट बेसिक NH है। तो अगर मुझे इधर का समझ आ गया तो इधर का तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो बताओ कौन से वाला होगा, ये वाला। तो इन दोनों पे क्या लग जाएगा, एक एक H आके लग जाएगा, तो NH2 प्लस और NH2 प्लस। दिस इज मोस्ट स्टेबल डाइकेटाइनिक फॉर्म ऑफ क्लोरहेक्सिडीन। आपको लिख के बताना पड़ेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया था वहीं नीचे आपको स्पेस दिया होगा लिखने का, तो वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर में इन दोनों पे HH लगाकर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। दिस इज क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर पूछा है सिंथेसिस ऑफ क्लोरहेक्सिडीन रिक्वायर्स। देखो क्लोरहेक्सिडीन बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो बताया है। एक चाहिए 4-क्लोरोएनालीन और एक चाहिए 1,6-मिथाइलिन डायअमीन। तो 4-क्लोरोएनालीन जो है वो इससे बनाया जा सकता है, इसमें बीच में इंटरमीडिएट M बनेगा, फिर उससे 4-क्लोरोएनालीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है स्ट्रक्चर बताओ M का, M का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। तो M क्या था, M ये था 4-क्लोरोबेंजीन से बनने वाला बीच में इंटरमीडिएट इज M, फिर वहां से हम 4-क्लोरोएनालीन बना ले रहे हैं। तो देखो ज्यादातर हमें बेंजीन पे जब NH2 चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, NO2 का सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं और फिर NO2 का रिडक्शन कराते हैं। सेम चीज यहाँ करेंगे, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालो, नाइट्रेशन कराओ इसका क्लोरोबेंजीन का टू गिव 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और फिर यहां से इसका रिडक्शन कर दो SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl यूज करके टू कन्वर्ट टू रिड्यूस NO2 टू NH2। क्लियर, ये आप नॉर्मल जो रिएक्शन पढ़ते हो ना बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप इतनी सारी रिएक्शन पढ़ते हो, उसका ही एक पार्ट है, ठीक है, उसका ही एक कन्वर्जन है। बच्चे सोचते हैं ना कि बहुत टफ आता है इसका पेपर, तो कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने रिएक्शन कितनी बार पढ़ी हुई है, बस आपको दिमाग लगाना है और वहाँ पे ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, सब्जेक्टिवली लिखो अच्छे से। क्लियर, अच्छे से स्ट्रक्चर्स बनाओ और रिएजेंट्स के नाम ढंग से लिखो। तो पहला तो अगर आप देखो तो नाइट्रेशन हो रहा है, दूसरा हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, नथिंग एल्स। तो आई थिंक 4.2 क्लियर है। आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। फिर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ बातें लिखी हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है मोस्ट आइडियल कंडीशंस बताओ एडिपोनाइट्राइल की कन्वर्ट करने की 1,6-मिथाइलिन डायअमीन में। देखो आपको क्या दिया है, आपको बोला था कि हेक्सिडीन बनाने के लिए बेटा हमें 2 रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। कौन कौन से, 4-क्लोरोएनालीन और 1,6-हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक है। अब हमने क्लोरोएनालीन तो बना लिया क्लोरोबेंजीन से, अब बोला है 1,6-मिथाइलिन डायअमीन कैसे बनाएं, सॉरी हेक्सामिथाइलिन डायअमीन कैसे बनाएं। हमने एक्रिलोनाइट्राइल लिया, उसका कुछ डायमराइजेशन कराया, एडिपोनाइट्राइल मिला। एडिपोनाइट्राइल का रिडक्शन बेसिकली ये हो क्या रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन हो रहा है टू गिव CH2NH2। तो हमने 1,6-हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब बताओ जो ये अप्रोप्रिएट कंडीशंस लिखी हैं उसकी जगह कौन सा रिएजेंट आप यूज करने वाले हो। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है और आपको ऑप्शंस दिए हैं ये 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट करने के लिए CH2NH2 में सिंपल H2 निकल यूज कर लो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, मतलब पहला ऑप्शन इज करेक्ट। अब सोच रहे हो कि दूसरा तीसरा चौथा क्यों नहीं। देखो B और C जो हैं वो लिंडलार कैटलिस्ट और ये बर्च रिडक्शन टाइप है, ठीक है, वो C ट्रिपल बॉन्ड N को CH2NH2 में कन्वर्ट नहीं करता। और ये अगर डाइबल H की बात करूँ तो ये तो CHO में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको याद होने चाहिए, आप पढ़ते भी हो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, और वो कौन से सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ये भी आप पढ़ते हो। तो आंसर इज ए।
इसमें सिर्फ ये ए ही बताना था, मतलब आपको मार्क एक्स करना था, एक्स मार्क करना था, तो यहाँ पर ये एक्स ए के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सोडियम सॉल्ट N रिएक्ट्स विद, एक सोडियम सॉल्ट है N, मान लो ये N है, ये 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन 2 4 6 डायमीन आपको बनाना है। इसके साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, और उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अगर आप 4 क्लोरोएनिलीन मतलब 2 मोल इसके लेकर उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन इससे करा दो तो हमें क्लोरहेक्सिडीन मिल जाता है। तो देखो इस ऐसी रिएक्शंस को कैसे किया जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को आप रिवर्स करना स्टार्ट किया करो। मतलब आप क्लोरोहेक्सिडीन का स्ट्रक्चर देखो, उससे पता लगाओ कि हमें 4 क्लोरोएनिलीन तो गिवन है, तो दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिएगा इंटरमीडिएट, फिर उस इंटरमीडिएट से आप पीछे एन तक जा सकते हो। तो पहले मैं क्लोरोहेक्सिडीन पे चलती हूँ। तो देखो ये है मेरे पास क्लोरोहेक्सिडीन, दिस इज योर क्लोरोहेक्सिडीन। तो अब देखो क्लोरोहेक्सिडीन में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है ये हमें गिवन है, ठीक है, NH2Cl 4 क्लोरोएनिलीन हमें गिवन है, मतलब ये दोनों तरफ का हमें गिवन है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि जब यहाँ पर ये जो बीच का है वो इंटरमीडिएट बन रहा होगा, ये बीच वाला इंटरमीडिएट बन रहा होगा, तो यहाँ पर ऐसा क्या ग्रुप रहा होगा जिसपे NH2 ने अटैक किया होगा, तो C डबल बॉन्ड NH बना होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि डबल बॉन्ड अभी भी रहा है, तो NH2 ने जब अटैक किया होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर, C ट्रिपल बॉन्ड N। और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर एज इट इज होगा पूरा कंप्लीट, और यहाँ पर भी क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो हम बनाएंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले आप ये बना लो 2 4 6 NH2 और NH, C डबल बॉन्ड NH, सेम इधर NH, C डबल बॉन्ड NH। अब क्या छूट गया वो देख लेते हैं। अब इधर भी NHCN हो जाएगा, NH C ट्रिपल बॉन्ड N, सेम इधर NH C ट्रिपल बॉन्ड N। मतलब वहां से उस स्ट्रक्चर से मैंने ये पता लगा लिया कि ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये इंटरमीडिएट बन रहा होगा। अब इस पे अगर मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं तो ये NH2 जो है, NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे जाकर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप, ठीक है, और ये इधर जाएगा, N पे नेगेटिव आ जाएगा, N नेगेटिव जो है इसका H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके C डबल बॉन्ड NH बना लेगा, और यहाँ पर हमारे पास NH रह जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया, ये इंटरमीडिएट है। अब ये बना किससे है, N से बना है और 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन से बना है। तो इसमें अगर आप चूज करो तो यही तो है 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यही तो है, ठीक है। मतलब इसके ये आपने छोड़ दिया, ये आपने हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, क्लियर, ये कंपाउंड। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि NH2 जाकर C डबल ट्रिपल बॉन्ड N पर रिएक्ट करके C डबल बॉन्ड NH बना रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर NH C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो रहा होगा, उस पर क्या किया होगा, NH2 के लोन पेयर ने जाकर इस पर अटैक किया होगा, C डबल बॉन्ड NH बना होगा एक तरफ, फिर उसके बाद दोबारा इस C ट्रिपल बॉन्ड N पे इसके NH2 ने अटैक किया होगा और वहाँ पे C डबल बॉन्ड NH बना होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड है जिससे 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन रिएक्ट करके बना रहा होगा। बट अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि इसमें बोला है सोडियम सॉल्ट लेना है, मतलब ये H प्लस अपना दे देगा और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बनेगा, और उस सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, NCN और यहाँ नेगेटिव Na प्लस, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रहा होगा, क्लियर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रहा होगा, तो N का स्ट्रक्चर ये रहेगा, तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। चलें आगे,
ये समझ में आ गया? तो देखो नेक्स्ट अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की, जैसे कि अगर आप ये पेपर देखो ना, इस पेपर में अच्छे से आपको हर एक लाइन में चीज़ें बोली हुई हैं। जैसे कि पार्ट ए के जो 4 क्वेश्चन अभी हमने करे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, और अब लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है, मतलब कुछ फार्मूलाज जो हैं उस पर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, केएसपी की वैल्यू पे बेस्ड होंगे, सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर ऑफ डाई एसीटेट सॉल्ट इन वाटर, राइट ऑल द इक्विलिब्रिया रिलेटेड टू द सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन और स्पेसिफाई एनी अप्रोक्सीमेशंस इफ मेड इन कैलकुलेशंस। आपको बोला है कि डाई एसीटेट सॉल्ट है, आप सिंपल जैसे आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हो वैसे ही करो। CH2CH तो क्लोरहेक्सिडीन को दिखाया हुआ है H2A2, A2 क्या है? A क्या है यहाँ पे? एसीटेट। A क्या है? एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है? पहले इसका इक्विलिब्रियम दिखाओ, आपको बोला है इक्विलिब्रियम आपको दिखाना है। तो जब ये टूटेगा तो किस किस में टूटेगा? CHH2 प्लस और 2A नेगेटिव। सिंपल जैसे हम इक्विलिब्रियम में आयंस में तोड़ते हैं वैसे तोड़ दिया, एक डाइकेटाइन बना और एक एनायन बना, क्लियर। तो हमारे पास ये बन गया। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी 2S रही होगी। अब क्योंकि ये जो एनायन है वो एक वीक एसिड से आया एनायन है तो इसका हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, HA प्लस OH माइनस। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2S है तो उसमें से कुछ X टूटा होगा और यहाँ कुछ X बना होगा और ये कुछ X बना होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2S माइनस X। आई थिंक दिस इज क्लियर। आप जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसे रिएक्शंस करते हो वैसा ही तो कुछ है यहाँ पर कि A माइनस का हाइड्रोलिसिस हुआ टू गिव HA प्लस OH माइनस, तो इसमें से कुछ X अमाउंट टूटी होगी तो 2S माइनस X यहाँ बचेगा। अगर मैं इसके लिए KSP वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगी? KSP इज इक्वल टू CH2 प्लस और A माइनस का होल स्क्वायर। KSP कितना गिवन है? गिवन है आपको 2 × 10 की पावर -4, क्लियर। और CHH2 प्लस S हो जाएगा हमारे पास और A माइनस क्या होगा? अब देखो 2S माइनस X, आपको पता है जो हाइड्रोलिसिस होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब 2S की वैल्यू जो है वो X से बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हम X को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2S का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4S क्यूब, 2 × 10 की पावर -4, तो S इज इक्वल टू 1/2 × 10 की पावर -4 का क्यूब रूट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व इट। अब देखो अप्रॉक्सीमेशंस क्या हुई? अप्रॉक्सीमेशंस हुई कि हमने माना है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस A माइनस का जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट में है, जिसके कारण हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया और डायरेक्ट हमने क्या किया? 2S लेके आंसर निकाल लिया और S जो आएगा वो सॉल्युबिलिटी आएगी इन मोल पर लीटर। सॉल्व इट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.6 × 10 की पावर -2 m। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चले आगे अब, ठीक है। तो ये था हमारा 4.5 क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ग्लूकोनेट की, क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट जो बना है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसमें ये बताया है कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डाई एसीटेट और डाईक्लोराइड, और सॉल्यूशन फेज में अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे ऊपर जाती है तो वो एग्रीगेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो एग्रीगेशन है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। इसीलिए ग्राफ गिवन है जहाँ पर आपका मोलर मास गिवन है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। जो सॉल्ट है डाइग्लूकोनेट क्लोरोहेक्सिडीन का, उसका क्या दिया है आपको? कॉन्सेंट्रेशन दिया है वर्सेस मोलर मास दिया है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है मोलर मास बढ़ रहा है, और मोलर मास बढ़ने से क्या शो कर रहा है कि एग्रीगेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो अब आपको बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कमर्शियल दिस सॉल्यूशन इज दिस। आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 20% W/V। कंसिडर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 500 ml ऑफ कमर्शियल सॉल्यूशन विद वाटर टू प्रिपेयर 1 लीटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपको बताना है कितने यूनिट्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जो आपने बोला है ना ये कि डाइल्यूट कर रहे हैं हम 1 लीटर सॉल्यूशन,
उस 1 लीटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन से आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास आएगा तो आप एग्रीगेशन की नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकाल ही लोगे। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करें, हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। आपको क्या गिवन है, 20% W/V। इसका मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम हमारे पास क्या है, CH2G2 है, क्लोरोहेक्सिडीन डाइग्लूकोनेट सॉल्ट है। तो 1 ml में कितना होगा, 20/100, और वहाँ 500 ml दिया है सॉल्यूशन का, तो 500 में 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो 100 ग्राम हमारे पास मास आ गया ऑफ CH2G2। अब इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कैलकुलेट कर लेना। मोलर मास आता है 897 ग्राम पर मोल। जैसे ही आप इसका मास निकालोगे, क्लोरोहेक्सिडीन का निकाल लेना, फिर H2 और ग्लूकोनेट ऐड कर देना। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया। तो कंसंट्रेशन निकालनी है हमें इसकी, तो गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया ना हमने, तो 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन की। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 0.111 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास ये अराउंड 111 मिली मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। मिली मोलर क्यों लिया, क्योंकि हमें ग्राफ जो है उसमें मिली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में गिवन है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब मिली मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन आई है उस पे आप क्या करो, निकालो कि कितना मॉलिक्यूलर मास है आपके सॉल्ट का। तो देखो अराउंड ही ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशंस गिवन नहीं है। तो अराउंड ये 2600 के अराउंड होगा। ठीक है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे 2600 के अराउंड मोलर मास है किसका, आपके एग्रीगेटेड कंपाउंड का। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 897। तो 2600 टोटल अभी इस कॉन्सेंट्रेशन पे मास है। एक मॉलिक्यूल का 897 था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एग्रीगेट करे होंगे, टिपिकल यूनिट्स 2600/897 विच इज इक्वल टू अराउंड 3। तो आंसर इज 3, कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 3 मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करके इस कॉन्सेंट्रेशन पे एक नया मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे चले नेक्स्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 2 डिफरेंट टाइप मिक्सचर्स दिए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला मिक्सचर क्या है कि मिक्सिंग 1 ml ऑफ 0.12% ऑफ CH2G2 सॉल्यूशन टिपिकली इन माउथ वॉशेस, मतलब जो माउथ वॉशेस में सॉल्यूशन डाइग्लूकोनेट प्रेजेंट होता है क्लोरोहेक्सिडीन का, अगर उसको मिक्स करें, इस कॉन्सेंट्रेशन को मिक्स करें विद 99 ml सॉल्ट के साथ, ठीक है, तो गार्गलिंग करते हुए, तो अब ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, अभी कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर मेरे पास CH2 और Cl का आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब आप क्या कर लो, वो प्रेसिपिटेट कर जाए, ठीक है, डाइक्लोराइड की फॉर्म में अगर वो प्रेसिपिटेट कर जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अगर हमारे पास ये डाइक्लोराइड की फॉर्म में क्या कर जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपके इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से, कि अगर KIP जो है वो ज़्यादा होगा KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो अब मुझे सिर्फ KIPs का निकालना है, KSP आपको पहले गिवन है। तो KIP कैसे निकालेंगे कि मान लो ये प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो इसके आयंस क्या बने होंगे, ये बने होंगे। क्लियर। अब आप क्या करो, जो डाइकेटाइन है क्लोरोहेक्सिडीन का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर निकाल दो। तो देखो, इसके कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको ये गिवन है, 0.12% गिवन है इसका। तो 0.12% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो उसमें 0.12 ग्राम हमारे पास ये प्रेजेंट है डाइग्लूकोनेट सॉल्ट। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 0.12, सॉरी 100 ml लेंगे,
तो 1 ml में कितना हो जाएगा 0.12 बाय में 100, इतना मेरे पास क्या आ गया ग्राम सॉल्यूशन आ गया। 1 ml के लिए निकालना था हमें, तो इतना ग्राम मास आ गया। तो अब इसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स क्या हो जाएंगे 0.12 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/897, 897 मोलर मास होता है, अभी हमने ये चीज़ देखी थी। तो ये मेरे पास क्या आ गए मोल्स आ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.12 बाय में 100 इंटू, ये तो मोल्स है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 ml प्लस 99 ml 100 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, कितना आएगा सॉल्व इट 0.12 डिवाइड बाय 897, तो 1.34 इंटू 10 की पावर -5 m, ये हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी हमें गिवन है चीज़ें, 1% सोल्यूशन है, 1% का मतलब वही 100 ml में हमारे पास 1 ग्राम है, तो 99 ml में कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 99, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड आया है, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड आया है। इसके मोल्स निकालेंगे तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा 58.5 से, ये मोल्स आ गए। और कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वॉल्यूम से, वॉल्यूम वही 100 आ जाएगी, 1000 से डिवाइड, ये आंसर 0.17 m आ जाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ये सिंपल आपका मोल कंसेप्ट पे और इक्विलिब्रियम पे बेस्ड ही है, ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है और कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ KIP निकालना है। KIP क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH2 प्लस Cl माइनस का होल स्क्वायर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.34 इंटू 10 की पावर -5, ये 0.17 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, कितना आ रहा है 1.34 इंटू 0.17 इंटू 0.17 इंटू 10 की पावर -5 विच इज इक्वल टू 3.87 इंटू 10 की पावर -7। अब चेक करो KSP की वैल्यू, KSP की वैल्यू आपको पीछे गिवन थी इसकी 2.1 इंटू 10 की पावर -9, तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स ही बात है ज़्यादा है KSP से। तो अगर KIP KSP से ज़्यादा होता है तो मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, CH2 जो डाइक्लोराइड सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और अगर डाइक्लोराइड सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो मतलब इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई होगी कम हो गई होगी। क्लियर, मतलब वो जो सॉल्ट था, वो सोल्यूशन में जो सॉल्ट था वही प्रेसिपिटेट आउट होकर साइड चला गया, तो उसकी जो माउथ वॉश में डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी ना सोल्यूशन में, ठीक है। तो सेम ही चीज़ हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाले में देखो वही चीज़ें करनी है, सेम आपको वही चेक करना है, बट अब की बार विनेगर गिवन है। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपको डाई एसिटेट सॉल्ट बन रहा होगा, आपकी बार डाइक्लोराइड बन रहा था, अब की बार एसिटेट बन रहा होगा। तो एसिटेट के लिए मैं A मान लेती हूँ, एसिटेट आयन है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा CHH2A2 बन रहा होगा, जो कि टूटेगा CHH2 2 प्लस 2A माइनस में, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, वही KIP निकालेंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, गिवन मास निकालेंगे इससे। देखो 1% दिया है 10 ml का, तो 100 में 1 ग्राम, तो 10 में कितना आ जाएगा 10 बाय में 100, 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम मोल है, मोलर मास से डिवाइड करोगे मोल्स आ जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वही 100 ml है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी इसकी 0.1 डिवाइड बाय 897, तो 1.11 इंटू 10 की पावर -3 m, ठीक है। और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वही 90 ml प्रेजेंट है। अब देखो इसकी ध्यान से निकालनी पड़ेगी, 90 ml प्रेजेंट है 1 m सोल्यूशन का। एसिटिक एसिड क्योंकि क्या है वीक होता है, एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड, तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं मान सकते।
डायरेक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी वही इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो हमें निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन। मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले सी थी, तो ये सी माइनस सी अल्फा हो गया होगा, ये सी अल्फा बना होगा, ये भी सी अल्फा बना होगा। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन सी क्या होगी इसकी हमारे लिए, विनेगर की कॉन्सेंट्रेशन सी क्या हो जाएगी, मिलीमोल्स आ जाएंगे यहाँ से, 90 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 0.9 m कॉन्सेंट्रेशन आ गई विनेगर की। क्लियर? 0.9 m। तो हमारे पास CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू H प्लस, और ये आपको पता है रूट के इंटू सी के बराबर होता है, ये आपने देखा होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम होगी यहाँ पर। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अब आप सोच रहे होगे मैम कहाँ से पता चलेगा, पीछे क्वेश्चन में आपको गिवन है 1.76 इंटू 10 की पावर -5, तो 1.76 इंटू 10 की पावर -5, कॉन्सेंट्रेशन 0.9। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। जरा सॉल्व करो, 1.76 इंटू 0.9, ठीक है, -3.97 इंटू 10 की पावर -3, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है, KSP KIP निकालना है। तो 1.11 इंटू 10 की पावर -3, 3.97 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो ये 10 की पावर -9 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.11 इंटू 3, इसका KI भी चेक करेंगे, KSP 2 इंटू 10 की पावर -4, मतलब KSP की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा रहेगी। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही था कि आपको इक्विलिब्रियम कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, मोल कंसेप्ट में से कॉन्सेंट्रेशन निकालनी आनी चाहिए, और आपको फिर KIP KSP चेक करना था, उससे आप बता सकते थे। बट कैलकुलेशन टफ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होंगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट मेन जो पॉइंट्स हैं वो दिखा सकते हैं सब्जेक्टिवली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको A to F कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं, और ये कंपाउंड्स जो हैं ये प्रोडक्ट हैं। जब क्लोरोहेक्सिडीन का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ये गिवन है। तो देखो क्लोरोहेक्सिडीन की अगर मैं बात करूं तो हेयर इज दिस स्ट्रक्चर, मैं इसको नीचे ले आती हूँ ताकि इजी रहे अपने लिए। ठीक है, तो देखो क्लोरोहेक्सिडीन जो है इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस कहाँ से कर सकते हैं, एक तो इस पॉइंट से कर सकते हैं, इस पॉइंट से कर सकते हैं क्लोरोहेक्सिडीन का हाइड्रोलिसिस, एक इस पॉइंट से कर सकते हैं, दोनों पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं बोल देती हूँ X पॉइंट, इसको बोल देती हूँ Y पॉइंट। क्लियर? एक तो X बॉन्ड से तोड़ सकते हैं, Y बॉन्ड से तोड़ सकते हैं, और अगर मैं इधर देखूंगी तो भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो X हाइड्रोलिसिस अगर हम करें, X वाले से करें अगर हम हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे बॉन्ड तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण N पे नेगेटिव आएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर? कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास जिसके पे नेगेटिव है वो H+ ले लेगा, और जिस पे पॉजिटिव है वो OH ले लेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बेंजीन पे NH2Cl, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा OH, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड NH, इधर वो सेम स्ट्रक्चर पूरा ऐसा का ऐसा है, और इधर OH। अब OH का H जो है वो माइग्रेट कर जाएगा टू गिव एमाइड ग्रुप, टू गिव एमाइड ग्रुप। यहाँ का प्रोडक्ट पूरा सेम है, एमाइड ग्रुप बन जाएगा। तो देखो X की हाइड्रोलिसिस से एक तो मेरे पास A कंपाउंड मिला 4-क्लोरोएनिलीन, और एक मेरे पास मिला एमाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड ONH2, और पूरा का पूरा वो एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला कंपाउंड AE। तो X जब X बॉन्ड तोड़ा होगा तो A और E कंपाउंड बना होगा पेयर में। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे मैं तोड़ रही हूँ अब की बार Y वाला बॉन्ड। कौन सा? Y वाला। Y वाला कौन सा था? ये।
अब ये अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, वही सेम चीज, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ H+ जाएगा और यहाँ OH। तो हमारे पास ये तो बन जाएगा NH2 और इधर बनेगा हमारे पास बेंजीन Cl, NH, C डबल बॉन्ड NH, OH, फिर दोबारा वो एमाइड की फॉर्म में चला जाएगा टू आफ्टर रीअरेंजिंग टू गिव NHCO डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो देखो ये कौन सा कंपाउंड है, ये वाला है एक B और एक हमारे पास क्या बनेगा D। तो जब Y से हाइड्रोलाइज करोगे तो B और D का फॉर्मेशन रहेगा। इजी था, डायरेक्ट बस आपको हाइड्रोलाइसिस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताना था, तो वहां पर हमने 2 टाइप के बॉन्ड तोड़ के डिफरेंट 4 प्रोडक्ट बता दिए। अब आगे दिया है जब हम डाइग्लूकोनेट का सॉल्ट लेते हैं और उसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक O कंपाउंड मिलता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 61 ग्राम पर मोल, 61 ग्राम पर मोल। तो देखो इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और 61 ग्राम पर मोल जो है वो कंपाउंड हमें मिल रहा है। तो अगर आप इधर से भी तोड़ दो इस बॉन्ड को और इधर से भी तोड़ दो, दोनों तरफ से एक टाइम पे ही तोड़ दो, ठीक है, तो इधर से भी OH आ जाएगा और इधर से भी OH आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड NH OH OH। तो एक OH का H जो है माइग्रेट कर जाएगा टू गिव C डबल बॉन्ड O NH2 और OH। तो हमें O कंपाउंड ये मिलेगा NH2C डबल बॉन्ड O COH, NH2C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखो, ये O कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास 61 रहा होगा, 12 + 32 3 और 14। (61) ही मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर इसका है। क्लियर, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी क्लियर है, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना था। अब नेक्स्ट आगे क्या दिया है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अनदर काइंड ऑफ CH फॉर्मुलेशंस बीइंग एक्सप्लोर्ड इन्वॉल्व इट्स कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल आयंस। अब क्या कर दिया उसने, अब क्लोरहेक्सिडीन को थोड़े बहुत चेंजेस करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? एक एल्कोहलिक सोल्यूशन लिया कॉपर क्लोराइड का, मतलब CuCl2 का एक सोल्यूशन लिया एल्कोहलिक, उसको मिक्स किया एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन एसीटेट 1:1 की रेशियो में, तो एक डार्क पर्पल P कॉम्प्लेक्स बना, एक P कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और वो जो है वो आयनाइज नहीं करता, इट डज नॉट आयनाइज इन वाटर, मतलब इसमें कोई बाहर जो है वो आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स के, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में ही लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब ये भी जो है कॉम्प्लेक्स में जाकर मिल जाएगा और क्लोराइड भी कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, बाहर कोई आयन प्रेजेंट नहीं होगा। बट जब हमने कॉपर डाइएसीटेट लिया और उसकी कराई रिएक्शन, तो हमें मिला एक Q कंपाउंड विच इज पिंक वायलेट कॉम्प्लेक्स, और ये जो है ये आयनाइज हो रहा है पानी में, और P और Q में जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बट कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है बट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो अगर मैं P की बात करूं तो P क्या हो जाएगा, तो देखो आप डायरेक्ट यहां से क्लोरोहेक्सिडीन से देखो, P क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉपर था, कॉपर पे क्लोरीन एज इट इज रहेगा, दोनों के दोनों 1:1 मोलर रेशियो में मिल रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास ये जो क्लोरोहेक्सिडीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो देखेंगे। तो अब देखो, अब हमें बनाना है स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगा, पहले तो आप क्लोरोहेक्सिडीन का स्ट्रक्चर बना लो, NH C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH नीचे लिखो क्योंकि डबल बॉन्ड NH ही तो एक्ट करेगा एज अ लिगेंड, NH C डबल बॉन्ड NH, फिर ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन 2 4 5 2 4 6, हाँ, फिर ये NH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये स्ट्रक्चर है क्लोरहेक्सिडीन का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो साइट है ये
डोनेशन साइट होंगी, लिगेंड्स की तरह काम करेंगी क्योंकि इनकी डोनेशन पावर ज़्यादा है। कॉपर जो है, कॉपर पे ये कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ऐसे डोनेशन साइट हो जाएगी लिगेंड्स। और क्लोरीन भी एज इट इज रहेगा डाइक्लोराइड, क्योंकि इसमें बोला है कि पी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आयनाइज नहीं होगा पानी में। अगर P जो है वो आयनाइज हो रहा होता तो मतलब ये 2 क्लोराइड जो हैं वो जाकर बाहर लग जाते और यहाँ पर ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ही रहता। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 डोनेटिंग लिगेंड साइट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरोहेक्सिडीन तो 0 हो जाएगा, क्लोरीन की वजह से कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, +2 रहेगी। क्लियर। ये कॉम्प्लेक्स समझ में आया, ये P बन गया हमारे पास। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है वो क्लोरहेक्सिडीन ही बनाया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर। बस आपको ये बनाना था अच्छे से। अब बात करें Q की, तो Q में क्या होगा, Q में बोला है इन लोगों ने कि आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होता है, कॉपर ही लगेगा, कॉपर ही होगा। बट अब की बार डाईएसीटेट आयन था तो कॉपर पे सिर्फ ये 4 के 4 डोनेट करेंगे और डाईएसीटेट आयन जो है वो बाहर कॉम्प्लेक्स के जाकर लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, कॉपर पे +2 चार्ज रहा होगा और अब की बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा होगा। P में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, Q में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्लियर, समझ में आ गया। यही चीज़ें बोली थी सारी की सारी, उससे हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैम कलर कैसे याद रखेंगे, ये वो कलर याद रखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट जो बेस आपको आयनाइजेशन का दिया था उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना था। नेक्स्ट है आपके पास P और Q का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। अब एल्कोहलिक CH2A2 को मिक्स किया CuCl2 के साथ 1:2 मोलर रेशियो में, मतलब ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है, तो हमें एक ब्लू कॉम्प्लेक्स मिला R। और R की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, आयनाइजेशन कम है, हायर एक्टिविटी है अगेंस्ट बैक्टीरिया। देखो अब की बार क्या है, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, मतलब अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, कॉपर के 2 स्ट्रक्चर, 2 मेटल आयंस आएंगे कॉपर। तो कैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको ऐसे ही एज इट इज ही रखते हैं। और देखो कॉपर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक कॉपर को तो ये 2 एटम्स डोनेट कर रहे होंगे, क्लोरीन एज इट इज रहेगा, एक कॉपर को ये दोनों एटम डोनेट कर रहे होंगे, क्लोरीन एज इट इज रहेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा R का। दिस इज योर R। क्लियर, दिस इज योर R। मल्टी मेटल वाला, मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लियस साइट बनेगा, मेटल जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, कॉपर और कॉपर, उधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, 2 क्लोरीन डोनेटिंग होंगे और 1 क्लोरोहेक्सिडीन का। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो R का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ R। R का आपको स्ट्रक्चर बनाना था जो कि हम वहाँ बना चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हुआ। तो देखो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट था क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बनाना था, टाइम कम पड़ेगा स्ट्रक्चर बार बार बनाने से। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है और आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि KIP ज़्यादा होगा तो KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा बहुत पूछ लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेके आएंगे वीडियो वो प्रॉब्लम 5 का होगा। तो ये आपका जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर था वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।